नमस्कार, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आज हमारे खास प्रोग्राम में जिला जालौन उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की धरती से जो आते हैं माधोगढ़ विधानसभा से लगातार 2 बार के विधायक मूलचंद निरंजन जी जुड़ चुके हैं। मूलचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। नमस्कार मूलचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बुंदेलखंड की धरती से आते हैं, जिला जालौन की माधोगढ़ विधानसभा से लगातार 2 बार के विधायक हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2022 की विधानसभा चुनाव में आपको बड़ा जन समर्थन मिला था। अभी 2027 आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं जनता से? देखिए, वास्तव में देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार, श्री योगी जी की सरकार के द्वारा जो विकास, जो जनता को जन कल्याणकारी योजनाएं, मूलभूत सुविधाओं से लोगों को व्यवस्थित करना, ये सारे काम हुए हैं। मैं समझता हूं उसका 2022 की तुलना में 2027 में और अधिक जन समर्थन जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जैसा कि हम देखते हैं विधायक जी, सरकार के जो दावे होते हैं लोगों का कहना है ये हकीकत में कम रहते हैं। जैसे आपकी सरकार है और आपकी सरकार में हम देख रहे हैं जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वो 90-95% रूरल, कहें तो 100% रूरल एरिया में आता है। और रूरल में बिजली, पानी, सड़क, ये तीनों की बड़ी विकट समस्याएं रहती हैं। आप कैसे इनका निराकरण कर रहे हैं और क्या क्या समस्याएं आपको सामने आ रही हैं जिसको आप सरकार के पास रख रहे हैं ले जाके, और जो आने वाले समय में जिनका निराकरण संभव है? आज के 9 वर्ष पूर्व जो बात आपने रखी है, निश्चित रूप से इस विधानसभा में, पिछड़ी हुई विधानसभा क्षेत्र हमारा माधोगढ़ क्षेत्र माना जाता था, इस विधानसभा में जो आपने बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत लोगों को सुविधाएं मिलना चाहिए, इनसे लोग वंचित थे। ये निश्चित रूप से आपकी बात सत्य है। लेकिन इन 9 वर्षों के अंदर मैंने आपको जैसा बताया है कि मैंने इन 9 वर्षों के अंदर एक एक गांव को, एक एक छोटे मजरों को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बुंदेलखंड को विशेष रूप से महत्व दिया जा रहा है, बुंदेलखंड का हमारा विकास कैसे हो, इसका उनके, मैं समझता हूं दोनों लोगों के, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों की प्राथमिकता में है। इस दौरान एक एक गांव, एक एक मजरा आज बिजली से, विद्युतीकरण से जुड़ा हुआ है। आज पूरी विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है जो सड़क से वंचित हो, एक एक गांव को। जबकि 9 वर्ष पहले दर्जनों गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी, दर्जनों गांव ऐसे थे जहां सड़क की सुविधा नहीं थी, और सैकड़ों मजरे थे छोटे छोटे जहां बिजली की समस्या थी, बिजली नहीं पहुंची थी। इन 9 वर्षों में हर गांव तक सड़क पहुंची है, हर गांव तक बिजली की सुविधा लोगों को मिल रही है। विधायक जी, हम देख रहे हैं अभी कुछ समय से और निरंतर जो विधानसभा में है उसमें भी, जिला जालौन हो या बुंदेलखंड हो या देश हो, किसानों का एक वर्ग बड़ा नाराज रहता है सरकार से। चूंकि आप राज्य में भी हैं, केंद्र में भी है, उनका कहना रहता है कि हमारी जो लागत होती है लागत ज्यादा लगती है, वहीं फसलों का जो मुआवजा या फिर फसलों का जो मूल्य है वो कम मिल रहा है। इसको लेके आपने कभी सरकार से बातचीत हुई कि हमारे जो क्षेत्र में भी आपको समस्याएं आई होंगी, इसको लेके आपका क्या निश्चित आगे रूप का से कदम है? हम लोगों ने सरकार से बात नहीं, लिखित रूप से भी हम लोगों ने प्रथम बार से ही किसान को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, किसान को हर खेत तक सिंचाई की सुविधा मिल सके, किसान को लागत का उचित मूल्य मिल सके, हर फसल पर एमएसपी निर्धारित हो, इसके लिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही प्रयास किया। और आज उसका परिणाम यह है
कि हमारे जनपद में, खासतौर से हमारी माधोगढ़ विधानसभा, जिसका रामपुरा कुठौन क्षेत्र नहर में टेल पर आता है, और टेल तक 9 वर्ष पहले कभी भी अन्य सरकारों ने टेल पर पानी नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन आज हम लोगों ने इस दौरान एक एक नहर, एक एक माइनर और रजबाहों को बहुत अच्छे से खुदाई करवा के, जहां पक्के निर्माण की जरूरत थी उनको पक्का निर्माण करवा के आज टेल तक एक एक किसान को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। अभी आपको आप अवगत होंगे कि अभी किसान को उपज का सही मूल्य मिल सके, इसके लिए अभी क्रय केंद्र, हमारे धान के भी क्रय केंद्र संचालित हैं, हमारे ज्वार बाजरा के भी क्रय केंद्र संचालित हैं, जिसमें किसान अपना उसको लागत से का उचित मूल्य उसको क्रय केंद्रों पर किसानों को मिल रहा है। बिल्कुल, आपने जो अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं ये लोग जो आज आपको लाखों करोड़ों लोग लाइव देख रहे हैं विधायक जी, एक तो बहुत बड़ी बात होती है जब कोई जनप्रतिनिधि सीधा आकर लाइव बात करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा सकारात्मक एक विधायक की छवि को प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें युवाओं की, आपके क्षेत्र में युवा वर्ग भी है, लेकिन माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार युवाओं का पलायन बहुत हो रहा है। तो आने वाले समय में आप इनके लिए क्या ऐसी योजनाएं लाएंगे जो आपके विधानसभा क्षेत्र के युवा कहीं ना कहीं आपके वहीं क्षेत्र में रहें, रोजगार भी करें और साथ में आपके क्षेत्र का विकास भी युवाओं के माध्यम से हो सके? निश्चित रूप से शिवम जी, जो आपने बात रखी है, ये इस क्षेत्र के लिए वास्तव में कुछ दिन पहले यथार्थ बात है। यहाँ से लोग पलायन कर रहे थे, युवा भी पलायन कर रहा था, अन्य वर्ग भी पलायन किया था। उस पलायन का मुख्य कारण रहा है, आपको पता होगा, पहले ये दस्यु प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था जी। कुछ दस्युओं को भय के कारण से लोग पलायन किए थे। फिर उसके बाद दस्युओं की समस्या, आपको पता होगा, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में तो हर प्रकार से दस्यु हो, चाहे अपराधी हो, माफिया हो, सबका माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है कुशल नेतृत्व में कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हुई। आज सब समाप्त हुए हैं। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में आपको पता होगा कि कोई भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं थी, रोड नहीं थे, नदियां बहुत हैं, नाले बड़े बड़े हैं, कई पुल नहीं बने हुए थे, आवागमन के साधन नहीं थे। इस कारण से लोग पलायन करते थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इन 9 वर्षों में हम लोगों ने जितनी भी नदियां हमारे यहाँ हैं, जहां पुलों की आवश्यकता थी, पहुज नदी पर पुल बनवाया है, सिंध नदी पर भी पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, तो मृगा नदी पे भी पुल लगभग बन के तैयार होगा। जिन नदियों पे पुलों की जरूरत थी, जहां रोड कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी, वो रोड बनवाए गए। आज 9 वर्ष पहले पूरी विधानसभा में, चाहे वो कोंच तहसील हो, चाहे माधोगढ़ तहसील हो, दोनों तहसीलों के अंदर एक भी कोई रोड कनेक्टिविटी चौड़ा रोड नहीं था। यहाँ कोई 7 मीटर 2 लेन चौड़ा रोड नहीं बना था आज के 9 वर्ष पहले। आज चाहे कोंच हमारा क्षेत्र हो, 4 तरफ से नहीं 5 तरफ से 2 लेन रोड से जुड़ा हुआ है। माधोगढ़ भी चारों तरफ से 2 लेन रोड से जुड़ा है। रामपुरा भी चारों तरफ से 2 लेन रोड से जुड़ गया है। यानी कनेक्टिविटी सब लोगों को उपलब्ध हुई है, रोड अच्छे बने हैं। तो युवाओं को जगह जगह 2 लेन रोड बने हैं हर गांव में। मैं समझता हूँ आज आप सर्वे कराएंगे तो हर गांव के पास 10, 20, 25 आपको दुकानें, ढाले मिल जाएंगे, जिसमें युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज वो अपना काम भी कर रहे हैं। तो अब पलायन भी रुका, लोग आ भी रहे, कुछ जो है वापस आके अपने गांव में रह के यहीं धंधा पानी और रोजगार में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से कुछ दिन बाद अधिक संख्या में जो लोग चले गए थे वो वापस आ जाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, तो कहीं ना कहीं जो क्राइम है, क्राइम तो रुक रहा है और क्राइम के साथ साथ बहुत सारे जो पुलिस कहीं ना कहीं पीछे दिखती थी वो भी आगे आ रही है, फ्रंट पे आ रही है, जो पिछली सरकारों में हमने देखा दबाव में रहती थी। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ स्थितियां ऐसी हो रही कि कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठने लगे हैं कि अफसरशाही थोड़ी हावी हो रही है। तो आपका क्या मानना है, अफसरशाही आपके क्षेत्र में भी हावी है या फिर ये जो अफसरशाही की जो मुद्दे आए हैं, आपने इसको लेके कभी मुख्यमंत्री जी से बात की या
आपने आला कमान को ये सूचित किया है कभी? देखिए शिवम जी, मैं समझता हूँ कि यदि कानून व्यवस्था के क्षेत्र में यदि अधिकारी दृढ़ निर्णय नहीं लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि माफिया और अपराधी, जो आप नहीं सारे लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं से इन लोगों को अ, संरक्षण मिलता है, और इनके संरक्षण में यदि अधिकारी जो है दबाव में आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए अपराधियों पर, माफियाओं पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें कहीं कोई मैं इससे सहमत हूँ। बाकी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि अधिकारी जो है किसी मामले में जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अधिकारी काम भी कर रहे हैं, और काम इतना नहीं, जब पिछली सरकारों में जो सप्ताह केवल 4 दिन का हुआ करता था, सप्ताह में 4 दिन लोग काम करते थे, आज सप्ताह में 7 दिन लोग काम कर रहे हैं। विधायक जी, नल जल योजना से जो नमामि गंगे और बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र ने दी थी, राज्य में भी हुआ था, लेकिन गांव में एक समस्याएं बड़ी आ रही हैं। जो जो ठेकेदार थे उन्होंने रोडों को खोद दिया है, उनका नवीनीकरण नहीं किया है, और वो रोड आज भी अव्यवस्थित दिख रहे हैं गांव गांव में, जिसको लेके जनता में आक्रोश है कि आने वाले समय में इसका जवाब दिया जाएगा। तो आपकी क्या हिदायत है आपके क्षेत्र के ठेकेदारों को जिन्होंने काम किया है ये? निश्चित रूप से अभी कुछ गांव में इस प्रकार की समस्या है, बाकी अधिकांश गांव में जो रोड खोदे थे उन्होंने बना दिए हैं। तो हम लोग लगातार इस समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी से और इस विभाग के जो अधिकारी हैं उनके लगातार उनके संपर्क में, और उन्होंने कहा है कि जहां जिस गांव में एक गांव में जो भी हमने रोड खोदे हैं, उनका निश्चित रूप से ज्यों की त्यों जैसा का तैसा बना के वो देंगे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2027 का चुनाव पास है। आने वाले समय में आप अपनी विधानसभा को क्या रोल मॉडल के रूप में देखना चाहते हैं? आने वाले समय में जब आप विधायक बन के तीसरी बार जब सदन में जाएंगे, उसके बाद आप विधानसभा माधोगढ़ को किस ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे? क्या आपका प्लान है? देखिए, क्योंकि आपने जैसा कहा कि हमारा क्षेत्र पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि पर आधारित क्षेत्र है, और यहाँ किसान को जितना अधिक सिंचाई और इत्यादि की समस्या, एक एक खेत तक पानी मिलेगा, तो निश्चित रूप से किसान यहाँ का सुखी और समृद्ध होगा। और किसानों के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए हमने, जैसा अभी हम लोगों ने विगत 9 वर्षों में प्रयास किया है, आपको मैं अवगत कराऊं कि इसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक सोलर पार्क 1200 मेगावाट का लगने जा रहा है रामपुरा, हमारे रामपुरा क्षेत्र में। वो भी एक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। जो किसानों की बीहड़ की जमीन थी, अनुपजाऊ जमीन थी, उस जमीन में किसान को उन्होंने रेंट पे लिया, तो उससे किसान को पैसा भी मिलेगा, और क्षेत्र के युवाओं को उसमें काम भी मिलेगा। तो एक एक क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिली है, और ये कार्य शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। और दूसरा, सिंचाई के लिए हमारा पूरा जनपद, थोड़ी बहुत जो कहीं अभी सिंचाई से वंचित है, उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पचनद के पास बैराज परियोजना के लिए अनुरोध किया था। वो बैराज परियोजना लगभग आज फाइनल स्टेज पे है, तो मुझे उम्मीद है कि वो परियोजना इस वर्ष निश्चित रूप से स्वीकृत हो जाएगी, और उस परियोजना से जो थोड़ी बहुत हमारे जैसे रामपुरा ब्लॉक है, कुटवन ब्लॉक के किसान हैं, कुछ महेवा ब्लॉक के किसान हैं, इनको सिंचाई की समस्या रहती थी, वो पूर्ण रूप से सिंचाई, एक एक खेत तक किसान को पानी मिलेगा, तो निश्चित किसान हमारा समृद्ध होगा। बाकी आपको पता होगा कि इन 9 वर्षों में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में शिक्षा में आज हमारे विद्यालय प्राइमरी से लेके जूनियर और इंटर कॉलेज तक सब मिशन कायाकल्प के अंतर्गत बहुत साफ सुथरे स्वच्छ बने हैं। आज वहाँ शिक्षा का बहुत अच्छा वातावरण है, नियमित रूप से टीचर्स अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप
को पता होगा कि आज हमारे इंटीरियर क्षेत्र नदीगांव और रामपुरा जैसे क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर आज सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को, जनता को उपलब्ध हैं। वहाँ एक्सरे भी हो रहे हैं, वहाँ सभी प्रकार की जांचें, सीवीसी इत्यादि की व्यवस्था हुई है। तो हर क्षेत्र में जो इन 9 सालों में काम हुआ है। बाकी जो थोड़ी बहुत समस्याएं कहीं हैं, जैसे मैंने कहा कि सिंचाई मेरा टारगेट है कि पचनद बैराज बन जाएगी तो एक एक खेत तक किसान को पानी मिलेगा, तो हमारे क्षेत्र का किसान और समृद्ध होगा। इसके लिए क्षेत्र के विकास के लिए जैसा हम लोग निरंतर अभी लगे हैं, अगले बार भी मेरा टारगेट है कि जो थोड़े बहुत ऐसे काम रह गए उनको निश्चित रूप से हम लोग पूरा करवाएंगे। बिल्कुल विधायक जी, आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आपने अपने क्षेत्र के लिए जो सोच रहे हैं। अभी मैं जब आपका इंटरव्यू करने वाला था तो मैंने एक पोस्ट डाला था, तो कुछ लोगों के व्यक्तिगत कॉल भी आए, मैसेज भी आए कि माननीय विधायक जी के आप इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारी बात पहुंचा दीजिए। तो एक छोटा सा उनका निवेदन था कि जो नाउली से पहुज नदी जो उस साइड में गांव पड़ते हैं, करीब 10-12 गांव हैं, और उसमें कोई टेम्परेरी उनकी व्यवस्था हो जाए वहाँ बच्चों के निकलने के लिए, या कोई ऐसा कोई पुल बन जाए छोटा सा, क्योंकि बघेल समाज और कड़ेरे समाज के काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं, क्योंकि उस साइड स्कूल भी नहीं है। तो आप ये लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे जो उन लोगों को भी अच्छा लगे और आने वाले समय में उनकी समस्याएं खत्म हो सकें? देखिए शिवम जी, चूंकि नावली के पास वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जी। दोनों साइड जब तक रोड की कनेक्टिविटी ना हो तब तक किसी भी नदी पर जो है ब्रिज तो नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि वहाँ अस्थायी रूप से कम जी, 8-9 महीने तक के लिए लोगों को उनका आवागमन की अस्थाई सुविधा मांग हो। है विधायक जी की कोई हाँ, अस्थाई उसको व्यवस्था हो जाए मैं उनकी। पॉन्टून पुल के लिए प्रयास करूंगा। यदि वहाँ पानी पर्याप्त उपलब्ध होगा तो पॉन्टून पुल वहाँ बनवाने का जो है प्रयास किया जाएगा, जिससे लोगों को कम से कम 8-9 महीने आवागमन में असुविधा ना हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने उनकी बात को हमारे माध्यम से सुना। विधायक जी, आपकी छवि एक साफ स्वच्छ नेता के रूप में मानी जाती है। आप चूंकि एजुकेशन से आपका बड़ा लगाव रहा है, आपने एजुकेशन को बहुत करीब तरीके से समझा है। आने वाले समय में कुछ ऐसी सौगातें देने वाले हैं क्षेत्र में, कुछ कॉलेज या स्कूल जिसमें जो बच्चे हैं वो पढ़ें और यहीं के यहीं उनको रोजगार भी मिले और उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो सके? निश्चित रूप से अभी कॉलेज मैंने पहुंच में एक महाविद्यालय स्थापित कराया है। यहाँ एक बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज की भी स्थापना कराई गई है। इंटर कॉलेज बालिकाओं का संचालित हो गया है। अगले वित्त वर्ष से राजकीय महाविद्यालय भी यहाँ का कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो ऐसी जहां जहां भी हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में लग रहा है, कई जगह इंटीरियर के क्षेत्र में हम लोगों ने विगत दिनों हाई स्कूल भी जो है, राजकीय हाई स्कूल भी स्थापित करवाए थे, और आगे भी जहां आवश्यकता लगती है तो निश्चित रूप से उसको हम लोग प्रयास करके वहां भी इन चीजों को उपलब्ध कराएंगे। एक लास्ट सवाल आपसे। विपक्ष बड़ा आरोप लगाता है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे होते हैं, इसके बाद हकीकत में कुछ नहीं। तो आप क्या संदेश देंगे विपक्ष के आरोपों को, क्या कहेंगे विपक्ष के ऊपर? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इस समय, और मैं ये कहूंगा कि जनता ये जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और मैं कहूंगा कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हमारे विधानसभा क्षेत्र की भी जनता ने ये, यहाँ भी हमारी जनता ये जानती और एहसास करती है कि इस क्षेत्र का जो उन्होंने जनप्रतिनिधि बनाया है, जो हमको इस क्षेत्र की जिम्मेवारी सौंपी है, मैं भी अपने विधानसभा क्षेत्र में भरसक जो कहता हूं उतना करके दिखाता हूं, करने का निरंतर प्रयास रहता है। और उसी का परिणाम यह है कि जब कोई दूसरी बार चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं उसका या तो वोट कम होता है या जनता का समर्थन कम मिलता है। लेकिन मुझे 2017 से अधिक
2022 में जनता का समर्थन मिला और वोट भी हमारा जो है, जो हमको 2017 में मिला था 1,06,000 उतना ही 2022 में भी हमको वोट तो मिला। विधायक जी, अब की बार जीत जनता का आंकड़ा 1 लाख के कम पार, नहीं हुआ, और क्या मुझे टारगेट है? विश्वास है कि 2027 में ये जन समर्थन और बढ़ेगा। तो अब की बार टारगेट बना के रखा है, अब की बार जीत का आंकड़ा 1 लाख के पार, और जनता कहीं ना कहीं इसको स्वीकार करेगी, क्योंकि आपका तो वोट प्रतिशत हमेशा से बढ़ता आया है। तो आज हमारी जो आपसे खास ये जनता का इसमें जी खास हमारी जो आज आपसे खास ये मुलाकात हुई, खास चर्चा हुई, हम आपको बताएं विधायक जी, क्या होता है, मैं बहुत सारी, अब मैं व्यक्तिगत आपसे 1 मिनट लूंगा, बहुत सारी बात करता हूं, लेकिन कोई भी विधायक लाइव आने की हिम्मत जब ही करता है जब वो स्वच्छ और साफ छवि रखता है। तो आप हमारे ये लाइव प्रोग्राम में जुड़े हैं, जो ऑल इंडिया, पूरे नेशनल देखा जा रहा है, पूरे भारत में देखा जा रहा है, कोई एक राज्य में नहीं देखा जा रहा है। जियो और एयरटेल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ये लाइव चल रहा था। विधायक जी, आपसे हमारी तमाम चर्चाएं होती रहेंगी। जब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद शुभम जी, धन्यवाद।